तुम जानती भी हो मैं कितना परेशान हो गया था अनुषा। तुम फिर से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। एलाम ने एक डार्क कॉर्नर पर अनुषा को अपने साथ खींच लिया था, जहां से बाहर गार्डन था जिनकी रोशनियां अंदर तक आ रही थी। वो अंधेरे से डरी नहीं थी जितना एलाम की जुर्रत पर उसे गुस्सा आ रहा था। तुम पास नहीं आओगे ऐसे? यहाँ फंक्शन चल रहा है और तुम अपनी हरकतों से मुझे पाने की कोशिश में हो। कुछ शर्म करें एलाम। फरहाद का ससुराल है ये। यही वजह है कि मैं तुम्हें बार बार अप्रोच कर रहा हूँ। मेरे पास ये आखिरी मौका है अनुषा, तुम्हें मनाने का। अनुषा की वेस्ट पर जैसे ही एलाम ने अपना हाथ रखा था, वो कुछ कदम दूर हो गई थी। एलाम, मुझे मनाने का हक भी खो चुके हैं। समझ क्यों नहीं आती? अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं रहा मेरे दिल में, ना तुम्हारे लिए नफरत ना ही मोहब्बत। अच्छा तो फिर क्यों आज भी मेरे करीब आने में तुम्हारा वजूद कांप जाता है अनुषा? क्यों तुमने किसी और को अपने करीब नहीं आने दिया? अगर मुझसे मोहब्बत नहीं रही तो? एलाम की उंगलियां बाजू से होते होते गर्दन की लो तक जैसे ही गई थी, अनुषा की आंखों में वही जज्बात उभरे थे जो शादी के उन दिनों देखने को मिलते थे। कह दो, मेरी नजदीकियां तुम्हें बहकने पर मजबूर नहीं कर रही। तुम्हारा ये वजूद अब भी मुंतजर है मेरी बाहों में टूटने के लिए। बोलो जान। एलाम जैसे ही अनुषा की जानिब झुका था, उस साइड के दूसरे कोने से आती आवाजों ने अनुषा को अपनी खोई दुनिया से बाहर ला खड़ा किया था। एक बार फिर वो शख्स उसके मकरो फरेब का निशाना बनने वाली थी। वो जैसे ही हैरान नजरों से एलाम को देखती है, एलाम के चेहरे पर एक चमक थी जैसे वो अपना पॉइंट जाहिर करने में कामयाब हो गया था। तुम भी यही चाहती हो? मैं चाहता हूँ, इसीलिए तुमने किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया अनुषा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है जो मेरी पसंद है, और किरदार में तुमसे बेहतर नहीं बेहतरीन है वो भी चोट देकर उसी तरफ वापस जाने लगी थी, मगर दूसरी तरफ से आती आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। तुम किस तरह के बाप हो फहाज? औलाद की खुशियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें? यू मिस्टर फरहान, स्टे आउट ऑफ दिस। अगर मेरा कोई ताल्लुक ना होता तो जरूर दखल ना देता, मगर अब वो मेरी फैमिली है। मुझे मजबूर ना करो कि इन दोनों बच्चों को मना कर दूं तुमसे मिलने को। फहाज इससे पहले कुछ कहते फरहान के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया था। रहने दो फरहान, ये शख्स जब तक अपने बच्चों से हाथ ना धो बेटे, इसे कदर नहीं होगी। ये खुदी में मगन रहकर आज तन्हा है। अनुषा की नजर इस लेडी पर पड़ी थी जो अपनी तलख बातों से इस खामोश इंसान को और डिग्रेड कर रही थी, और वो खामोश था वहाँ। अंबर, ऐसे नहीं चलेगा। इस दिन भी वो बच्ची रो रही थी। तुम कैसे बाप हो? मैं कैसा बाप हूँ या नहीं हूँ, ये आखिरी बार था। तुमने मुझसे दो टोक बात की है। मेरे बच्चों के मामलात मेरी जाती हैं। तुम इस तरह से फरहान से बात नहीं कर सकते। मुझे मजबूर ना करो कि मैं बच्चों से बात करूं और वो तुम्हें छोड़ देंगे मुकम्मल, फिर अकेले रह जाओगी। क्या मैं अभी अकेला नहीं हूँ बकौल तुम्हारे? फहाज की बात सुन के वो जाते जाते रुक गई थी। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में होते हुए भी अकेला था अंबर। अब मैं और तब में फर्क इतना है, तब मैं फरेब में था, अब मैं सच जानकर अकेला हूँ, मगर मैं खुश हूँ। और फिर मैंने वहाँ सब्र कर लिया, जहाँ लोगों के लहजों को उनके मुंह पर मानना था। यहाँ सोचती हूँ कि हम ही मोहब्बत के डसे हुए हैं। मोहब्बत ने तो सबको सताया हुआ। क्या ये अनुषे? तो कहाँ वो फहाज? अनुषे ने गिलासेस उतार कर रख दिए थे और लैपटॉप की स्क्रीन भी बंद कर दी थी। किसी दस्तक पर अनुषा ने दरवाजे की जानिब देखा तक नहीं था। दरवाजा नहीं खुलेगा एलाम, जस्ट लीव मी अलोन। और कुछ दस्तक होने के बाद कदमों की आहट हुई थी और बाहर खामोशी हो गई थी। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है प्रोफेसर साहब। जो लेक्चर देते हुए हजारों लोगों को खामोश कर देता, वो आज क्यों खामोश था उन दो लोगों के सामने? क्यों इतनी खामोशी से चले गए वहां से? उन दोनों को जवाब देकर जाते, अपनी पोजीशन अपने बच्चों की जिंदगी में बताकर जाते वहां से। आज साइड टेबल पर उसकी सिगार मौजूद नहीं थी। वो फंक्शन के आने के बाद इतना थक चुकी थी कि उठना नहीं चाहती थी।
मगर पिछले 1 घंटे से प्रोफेसर फहाज की प्रोफाइल इंटरनेट पर देख रही थी। उनकी काबिलियत से भरे इंटरव्यूज पढ़कर उसे एहसास हुआ था जो सारी दुनिया के सामने मिस्टर परफेक्ट है, वो अंदर से कितना अधूरा है। अनुषा ने फिर से लैपटॉप की स्क्रीन ओपन की थी और फिर से फहाज की प्रोफाइल सर्च की थी। अब फेसबुक ऐप पर वो प्रोफाइल देखी तो इस संजीदा तस्वीर के नीचे एक लिखे शेर ने डॉक्टर अनुषा की सांसें कुछ पल के लिए साकित कर दी थी। मैं उदासी की एक दफ्तर में मुस्कुराने का काम करता हूँ। प्रोफेसर फहाज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी जरूरत है अभी इस यूनिवर्सिटी को। आपको कोई भी स्टूडेंट तंग कर रहा है तो बताएं, हम खुद उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फहाज ने सामने तीनों सीनियर ट्रस्टीज को देखा था और वो कोई जवाब नहीं दे सके थे। वो नहीं चाहते थे किसी फीमेल स्टूडेंट का नाम खराब हो। देखिए सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मगर मेरी अपनी रीजन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। प्रोफेसर, आप यहाँ के बेस्ट लेक्चरर हैं। हम तो यहाँ आपको हेड ऑफ मैनेजमेंट की पोस्ट देना चाहते थे साथ साथ, और अब हम मायूस हो गए हैं। फहाज भी टेक लगाकर बैठ गए थे। प्लस आपकी सैलरी डबल ट्रिपल कर देंगे, आपको अपार्टमेंट और वो सहूलियात की लंबी लिस्ट बता रहे थे और फहाज साहब खामोश होकर सुन रहे थे। ओके ओके सर, मुझे सोचने का वक्त दीजिए, मेरी क्लास है अभी, मैं फिर आपको बताऊंगा। ओके प्रोफेसर, आपको जितना वक्त चाहिए आप लीजिए। फहाज सबसे हाथ मिलाकर बाहर जैसे ही आए थे उनका फोन बजने लगा था। फहाज, हम यहाँ मॉल में इंतजार कर रहे थे। तोहफा नहीं लेना तुमने? सब शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, बीजान से बात करो। फहाज पुत्र, सब इंतजार कर रहे थे, साथ में कर लेते। नदीम को तो कोई मशवरा देना भी नहीं आता और वो सब कुड़ियाँ अपने अपने शॉपिंग पर चली गई। मैं यहाँ अकेली खप रही हूँ इन निकम्मों के साथ। बीजान, मेरी क्लास है अभी, 1 घंटा तो लग जाएगा, आप लोग कर लीजिए ना। बीजान से फोन वहाब ने वापस लिया था और कुछ दूर चला गया था। ओए प्रोफेसर, दूल्हे की मासी भी आई हुई है, सलवार सूट में 16 बरस की लग रही है। अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं गो टू हेल, कुछ शर्म कर, तेरी उम्र देख बदतमीज। फहाज ने गुस्से से फोन बंद कर दिया था और टीचर्स रूम में अपने दोस्त को अपनी क्लास अटेंड करने की दरख्वास्त करके यूनिवर्सिटी से चले गए। हेलो मैडम, मैं हेल्प कर दूं कपड़े खरीदने में? कुछ बॉयज जैसे ही शॉप में दाखिल हुए थे, रोहेल ने गर्ल्स को दूसरी शॉप पर ले जाने का कह दिया था। तुम हमें जो यहाँ लेकर आए हो वहाँ उनके साथ भी तो 4 हाथ कर सकते थे ना। करतबा मारपीट में क्या रखा है, यहाँ भी अच्छी शॉपिंग है। डरपोक कहीं के। वो पाँव पटक कर दूसरी जगह चली गई थी और रोहेल पीछे पीछे। यहाँ ये सब भी होता है? अनुषा ने नाज़मीन और नेहा की तरफ देखकर पूछा था। हर रोज नहीं होता। अगर ये माल में है और कोई उन्हें निकाल नहीं रहा तो यकीनन यहाँ के ओनर के बिगड़े बच्चे होंगे। अनुषा मासी, आपका फोन गाड़ी में बज रहा था। फरहाद भी वहाँ आकर खड़ा हो गया था। शी इज रियली हॉट मैन यू, पर अनुषा को रोक दिया था फरहाद ने। खाला, इट्स ओके, दफा करी। अजीब मर्द हो, हर कोई इग्नोर करने का कह रहा है इनको तो। अनुषा, इन लोगों के मुंह लगने का फायदा नहीं। नेहा भी अनुषा को रोक रही थी जब शॉप में फहाज भी जान के साथ दाखिल हुए थे। क्या हुआ? उन्होंने अनुषा के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो कॉल पिक करके बाहर चली गई थी। फरहाद को गुस्से से देखते हुए इनके बाहर जाते ही वो बॉयज फिर वोटिंग कर रहे थे और सभी इग्नोर किए जा रहे थे उन्हें। बीजान, आप सिलेक्ट कीजिए, मैं अभी आया। फहाद साहब वहां चले गए थे और कुछ देर बाद जब इस मॉल में एम्बुलेंस की सायरन की आवाजें आना शुरू हो गई थी तो बहुत से जख्मी लोगों को ले जाते देखा और सभी हैरान अपनी फैमिली के मर्दों को देख रहे थे। तुमने किया ये मेरे सुपरमैन? करतबा ने सबके सामने रोहेल के गाल पर पोसा दिया था। हा हा हा, रोहेल बाबू, आपके तो निकल पड़े। कुछ देर में सभी शॉपिंग करके वापस जाने को थे जब बीजान ने फहाज का पूछा था। बीजान, फहाज घर जा चुका है, कॉल आई थी। वहाब ने जवाब दिया था और सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए थे।
तुम्हारी नजर में मियाँ बीवी का रिश्ता बस यही है फहाज, बिटवीन द शीट्स? कोई एक मौका, कोई एक त्योहार बता दो जब तुमने हमें वक्त दिया, अपने बच्चों को वक्त दिया हो। अपना दुपट्टा ओढ़े वो बेड से उठ गई थी, खुद को फहाज की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। क्या कहा, फिर से कहो, तुमने क्या नाम दिया इस सब को? कंधे से पकड़कर वापस फहाज ने अपनी बीवी को अपनी तरफ खींचा था। जो तुमने सुना, पूरा दिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं, रात को तुम्हें बीवी अपने पास चाहिए होती। क्या रह गया है हमारे दरमियान सिवाय इस इंटिमेसी के? सीरियसली, ये तोहमत लगाते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? तुम हमारे इस रिश्ते को हवस का नाम दे रही हो अंबर। वो गुस्से से चिल्लाई थी। टिपिकल मर्दों वाला कार्ड मुझ पर ना खेलो फहाज। जब जब मुझे मेरे बच्चों को तुम्हारी जरूरत महसूस हुई, तुम नहीं थे, हमेशा ऑफिस के काम। कभी सोचा है मेरी महरूमियों के बारे में? हम सुबह बात करेंगे इस बारे में, मगर जिस तरह अंबर ने फहाज को वापस अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, उनकी शर्ट के बटन टूट गए थे। आज बात हमारी लड़ाई इस बिस्तर पर खत्म नहीं होगी। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर। चाहो तो सब कुछ कर सकता हूँ, मगर मैंने कभी तुम पर जबरदस्ती नहीं की अंबर। उनका हाथ उठते उठते रुक गया था। इतनी संगीन इल्जामात, वो भी शरीके हयात के मुंह से सुनकर वो अपना सर पकड़े बेड पर बैठ गए थे। तुमने, घर वालों ने मजबूर किया मुझे ये दो दो नौकरियां करने पर। मैं इस कम तनख्वाह पर खुश था तुम सब के साथ, मगर तुम्हारी शिकायत कभी खत्म नहीं हुई थी। हमेशा एक नई डिमांड। ये नौकरी तुम लोगों के लिए की मैंने। जरूरी नहीं रिश्ते में सिर्फ बीवी मजलूम हो, मर्द भी मजलूम होता है। वो मर्द जो दिन भर दुनिया से लड़कर घर दाखिल होता है, बीवी की आगोश में वो अपनी हवस पूरे करने नहीं आता। ये आगोश उसे सुकून देती है, एक मुकम्मल दुनिया की याद दहानी दिलाती है कि इसके जंग खुद से दुनिया से रायगान नहीं गई। वो बाहर मेहनत करता है तो घर में कोई इसका बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहा होता है, जिसने इसके घर को जन्नत बना दिया है। अगर बाहर उसके लिए जिंदगी अजाब बनी हुई है, तो जन्नत जैसा घर उसका मुंतजर भी है। अंबर, मैं दिन भर की थकन के बाद राहत के लिए अपनी बीवी का तलबगार हूँ, वरना हवस के लिए मर्दों को जिसमें बाजार में भी मिल जाए। अंबर की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। फहाश ने आज जो बातें कर दी थी, वो शादी के इतने सालों में कभी नहीं की थी। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, और अल्लाह जानता है मैं दिन रात की मेहनत भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें खुश रख सकूं। ये जो तुमने ताना दिया है ना, बिटवीन द शीट्स, अगर मेरी मोहब्बत हवस है तो मैं आज के बाद अपनी बीवी को छूऊंगा भी नहीं। मगर मेरी दरख्वास्त है, रात सोने के लिए मुझे फिर भी तुम्हारे आगोश का सहारा चाहिए। ये कुछ घंटे होते हैं मेरे सुकून के अंबर। सुबह फिर एक नई जंग लड़ता हूँ बाहर की दुनिया के साथ। कम से कम घर को घर रहने दो, दुनिया ना बनाओ, वरना घर में भी जीना छोड़कर गुजारा किया करूँगा जैसे बाहर करता हूँ तुम सबके बगैर पूरा पूरा दिन। फहाज की आवाज़ भारी हो गई थी। बीजान कहती हैं किसी भी औरत की जिंदगी में बहार उसके शोहर से होती है, मगर मेरी जिंदगी तो जिंदगी की बहार ही तुम हो अंबर। कोट उतार कर रख दिया था उन्होंने। जख्मी हाथ और थकन से चूर जिस्म उन्हें उस कमरे से माजी के घने अंधेरों में ले गया था। सर, आपसे मिलने कोई आया है। फहाज कुछ देर पहले ही अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे कि मुलाजिम ने बेडरूम डोर पर नॉक कर दिया। उनको माजी से निकालकर हकीकत से आशना करवाया था। मुलाजिम की आवाज ने, और जब वो नीचे गए तो वो हैरान रह गए थे अनुषे को देखकर, जिनके हाथ में बैंडेज बॉक्स था। मैंने सोचा जख्म ज्यादा होंगे, पट्टी के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अनुषी ने टाइल्स पर गिरे खून के कतरों की तरफ इशारा किया था, और जब फहाद साहब के सीधे हाथ पर उनकी नजर पड़ी तो वो हाथ पीछे छुपा चुके थे। मुझे क्यों जख्म आने, ये तो मुलाजिम का होगा, रुके मैं अभी बुलाता हूँ। कद द क्रेप, यहाँ आकर बैठे, जख्म घेरे हुए तो स्टिचेस की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टरी टोन में सख्त लहजे में जैसे ही कहा तो फहाद साहब किसी मासूम बच्चे की मानंद सामने सोफे पर आकर बैठ गए थे। देखें डॉक्टर अनुषे, मैं ठीक हूँ। गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया था और मुंह भी आ गया था, यहाँ भी जख्म आया हुआ
ہونٹوں کے قریب اشارہ کیا تو فہد صاحب نے غصے سے منہ پیچھے کر لیا تھا۔ کمینے کہیں کے؟ اچھا کون کمینے؟ ہاتھ کو جیسے ہی چہرے کے سامنے رکھا تھا، زخم دیکھنے کے لیے خون کو دیکھ کر انہوں نے فہد صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کم سے کم ہاتھ تو دھو لیتے، خون جم گیا تو زیادہ درد ہوگی، صاف کرنے میں آپ کو پتا نہیں؟ مگر وہ چپ چاپ دیکھ رہے تھے انوشے کو۔ میم آپ کے لیے جوس لے کر آؤں؟ آؤں کیا؟ لے کر آؤ جلدی۔ فحاش نے ملازم کو واپس بھیج دیا۔ ویسے عمر نہیں آپ کی کہ آپ مار پیٹ کریں۔ مار پیٹ؟ میں پروفیسر ہوں، کوئی سڑک چھاپ گنڈا نہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ انوشے نے کاٹن کو جیسے ہی چہرے پر لگایا تھا، پروفیسر صاحب کی چیخ نکل آئی، آؤچ! آہستہ سے۔ سو آپ ہی تھے، میں نے دیکھ لیا تھا آپ کو مال سے نکلتے ہوئے۔ ویسے یہ کام آپ کی عمر پر سوٹ نہیں کرتا۔ ہاتھ کا خون صاف کر کے انہوں نے پٹی کر دی تھی۔ یہ کام کرنے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے، عمر چاہے کچھ بھی ہو۔ وہاں فیملی کے اتنے مرد تھے اور خاموش۔ میں غلط کو غلط ہی پڑھاتا ہوں، درگزر کرنا ہو تو کر کے فارغ ہو جاتا۔ عورت کی عزت نہ کرنے والوں کو مار پیٹ کی اشد ضرورت ہے۔ ان کی پٹی جیسے ہی مکمل ہوئی تھی، ڈاکٹر انوشا کھڑی ہو گئی تھی۔ اوکے پروفیسر صاحب، اب میں چلتی ہوں، میری کانفرنس میٹنگ ہے ہاسپٹل اسٹاف کے ساتھ، مہندی کے فنکشن پر ملاقات ہوگی۔ لہجہ بہت سیریس تھا، مگر ان کی آنکھوں میں عزت بھی دیکھی تھی۔ اس وقت فحاش نے اپنے لیے ڈاکٹر صاحبہ، وہ جاتے جاتے رک گئی تھی، مہندی کے فنکشن کے لیے کپڑوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو آج میں شاپنگ نہ کر سکا، بنا کپڑوں کے فنکشن اٹینڈ کرنے سے رہا۔ تو انوشا ان کی طرف ایک قدم بڑھی تھی، جب فحاش نے 2 قدم بڑھائے تھے۔ تو کل شاپنگ پر چلیں گی میرے ساتھ؟ کیونکہ بی جان تو اب جائیں گی نہیں اور میری بیٹی اپنی ماں کی طرف گئی ہے، اور میں نے کبھی خود سے شاپنگ نہیں کی، اور ناظرین کو کہہ نہیں سکتا۔ وہ آگے ہی چہرے پر پڑتی بالوں کی لٹ کو انہوں نے کان کی لو تک لے جا کر چھوڑا تھا اور نظریں اٹھا کر فحاش کو دیکھا تھا۔ اوکے انوشے کہہ کر دروازے کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ تو ہوا تھا اس پل کے جس نے انوشے کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جو ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتی تھی، آج فحاش کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر اس کے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ فحاش کو جو مایوسی ہوئی تھی انوشے کے ریجیکشن پر، وہ انہیں کاٹ رہی تھی۔ وہ ابھی واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ شاپنگ سے پہلے اچھا سا کھانا کھلائیں گے تو ڈن کریں؟ اوکے اوکے ڈاکٹر انوشے، گڈ نائٹ پروفیسر فحاش۔ وہ جیسے ہی گئی ان کی سنجیدہ چہرے پر مسکان چھا گئی تھی مکمل۔ انوشا، اس نے سرگوشی کی تھی، انہوں نے گفتگو کیا کر لی ہم سے؟ ہائے، دھڑکنوں نے تو ادھم مچا دی۔ مجھے پتا تھا یہی ملو گی۔ لان میں اکیلی بیٹھی انوشے کو دیکھ کر نیہا اور ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں رکھا نوٹ پیڈ اور پین ٹیبل پر رکھ دیا تھا اس نے۔ گڈ مارننگ دولہے کی ماما، کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ بس یہ گیسٹ لسٹ تیار کر رہی، آج رات کی فلائٹ ہے، امی اور نانی آ جائیں گی اور ڈیڈ بھی آ جائیں گے۔ نیہا نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ انوشے کا ری ایکشن دیکھنا چاہا، جو اپنی چائے کا سپ بھر کر واپس مگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ انوشے نے ہمیشہ کی طرح کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا ڈیڈ لفظ سن کر۔ ایک اور بات پوچھنی تھی، کیا تم کل شاپنگ سے آنے کے بعد بھی باہر گئی تھی؟ فرحاد کی گاڑی بھی نہیں تھی، کیا تم کہیں گئی تھی انوشے؟ انوشے کے چہرے کے رنگ آ جا رہے تھے بہن کے سوال پر۔ نہیں، میں اپنے روم میں ہی تھی۔ آر یو شیور؟ ہم دراصل میں کل ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، نیہا ایک منٹ اٹھنا پلیز، کچھ کہنا ہے۔ صہیب صاحب نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا انہیں۔ نیہا کا موڈ ابھی بھی آف تھا، مگر انوشے کے سامنے وہ کوئی بھی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھی تو صہیب صاحب جلدی سے ان کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے انوشے کے ساتھ۔ وقت صحیح میں بات کر رہی تھی انوشے سے۔ اب میں بات کرنے والا ہوں اپنی فیورٹ سالی صاحبہ سے۔ فیورٹ؟ میں اکلوتی ہی ہوں صحیح بھائی،
अनुशे के चेहरे पर हंसी ने तसल्ली बख्शी थी। नेहा और सुहेब को पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम वापस आई। अब मेरे भाई ने इतने मान से कहा था, मैं इनकार नहीं कर पाई। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मान रखा अनुशे। साहिब साहब ने अनुशे के सर पर जैसे ही हाथ रखा, नेहा ने हैरानगी से देखा था अपने हस्बैंड को। मैं जानता हूँ मुझे इसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था अनुशे, मगर वो मेरी कजन सिस्टर है, फरहाद की पुप्पो। यहाँ सब मौजूद थे। अगर उनको ना बुलाता तो घर के बड़े नाराज हो जाते, तो मुझे बता देते ताकि मैं अपनी बहन और फैमिली का अलग इंतजाम कर देती। प्लीज नेहा। अनुशे को अब एहसास हुआ था इन दोनों की लड़ाई का। इन दोनों को कभी लड़ते नहीं देखा था अनुशे ने। आज ऐसे देखकर वो खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। आप दोनों मेरी वजह से लड़े हैं। कम ऑन नेहा, मैं नाराज नहीं हूँ। सुहेब भाई, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं। बस वो शख्स दोबारा मेरे पास नजर नहीं आए मुझे। मैंने उसे समझा दिया था अनुषा। एलाम अभी वो बात कर ही रहे थे कि रामीन एलाम का हाथ पकड़े उसे भी लान में लेकर आई थी। वो दोनों भी अब सामने बैठ गए थे। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद एलाम साहब की नजरें वहां उस एक चेहरे का ताकुब कर रही थी जो अपनी निगाहें झुका चुका था। अनुषा ने जैसे ही एलाम की नजरें खुद पर देखी, उसने नजर उठाकर देखा था। उन आंखों में अब की मोहब्बत, चाहत, इज्जत कुछ नहीं था। अनुषा की आंखों में सामने खड़े शख्स के लिए उसे कहना, मर गई वो जो रोज तुम पर मरती थी,